अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। और आज हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब। और यकीनन शेखानी साहब और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने वतन अजीज़ के लिए घरों की तामीर, अपार्टमेंट्स की तामीर और कंस्ट्रक्शन में इनके ख़ानदान जो है, इनका घराना भी इससे वाबस्ता रहा है। इनको वेलकम करते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब कि आज के प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आपसे अभी प्रोग्राम से पहले ही बहुत अच्छी बातें मैं कर रही थी और इसी इंडस्ट्री से के हवाले से कर रही थी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ये किस तरह इस हद तक पहुंची है। तो शेखानी साहब, आज की जो सूरत हाल आजकल जो चल रही है और आप जिससे मुंसलिक हुए हैं बहुत ज़्यादा, और उस पर तो हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन गालिबन हम अगर बात कर लें आबाद की कि 1972 में ये फॉर्म में आया, इसके बाद 1984 में जो है रजिस्टर्ड हुआ, फिर FPCCI से भी एफिलेटेड है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मुझे ये बताइए कि कैसे बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डर्स एसोसिएशन बन गया। देखें, ये 1972 में जी बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसको फॉर्म किया, जिसमें मेमार वाले, अल आज़म वाले, मसी खान साहब, रुकनुद्दीन खान साहब, जी ये वो लोग थे जिन्होंने एक विज़न था, जिन्होंने इतने अपार्टमेंट बनाए। अल हसन सेंटर आप देख लें, मेमार देख लें, ये सब उन लोगों का एक सिस्टम था और उनका जहन ये था कि कोई प्लान स्कीम्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कच्ची आबादियाँ हों इस शहर में और एक अप्रूवल के साथ हो, अथॉरिटीज़ हों, और ये काम ऐसा हो कि पूरे पाकिस्तान में हो और पूरी दुनिया में ये होता है। इसलिए कि एसोसिएशंस ही होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ही होती हैं जो लेके एक सिस्टम्स को चलती हैं। तो आप समझे 10-12 लोगों से ये शुरू होने वाली ऑर्गेनाइजेशन आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 1200 मेंबर्स हैं हमारे। और पूरे पाकिस्तान में आबाद का रोल होता है। जहाँ फेडरल गवर्नमेंट होती है वहाँ इश्यूज़ होते हैं, वहाँ भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इश्यूज़ होते हैं, वो भी हल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक वक्त के साथ चली। और हमारा जो ग्रुप है, जो आके 10 साल पहले हम लोगों ने इंटर किया था आबाद में, और 10 साल से आबाद को एक डिफरेंट लेवल पे कोशिश करते रहे। और फेडरल गवर्नमेंट में जब हम आए थे तो वहाँ जब इस्लामाबाद जाते थे तो नोबडी नोज़ के आबाद क्या है, मतलब हमें आबादकारी के नाम से बोला क्या है क्या नहीं है। तो ये अल्लाह की तरफ से भी बड़ी ब्लेसिंग है और हमारे जो लोग हैं और जो डेवलपर्स हैं उन सब की भी चाहत है कि ऐसे काम हो जो लीगल काम हो। सही। हमारी कोशिश होती है कि जहाँ इतनी कच्ची आबादी हो गई है इस कराची शहर में या ऑल ओवर पाकिस्तान, वो ख़त्म होनी चाहिए। प्लान स्कीम रेजिडेंशियल, हर आदमी का कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि हर पाकिस्तानी का रहना, उसको वो सारी फैसिलिटीज़ होना, उसकी हेल्थ का, उसको यूटिलिटीज़ का वो राइट है। लेकिन हमने कभी उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। अच्छा शेखानी साहब, इससे पहले कि पाकिस्तान की जो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इस पे मैं बात करूं, इसके मसाइल पे हम बात करें, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी वज़ीर आज़म ने ख़ुद 1 करोड़ आवाम को घर देने का वादा किया और अपने ही टेन्योर के अंदर। तो ये कैसे देंगे और किस तरह ये सब होगा, इस पे हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो हम देखते हैं और फिर उसके बाद आपसे मज़ीद बात करती हूँ। चलिए चल के पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं शेखानी साहब से। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने उस रास्ते पे निकल गए जिस तरह मैंने कहा, जिस तरह हमें बहुत पहले जाना चाहिए था कि आम तनख्वाहदार तबका, लेकिन वो कम आमदन वाले लोग, उनको अब पहली दफ़ा मौका मिलेगा अपना घर बनाने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की 1 करोड़ पाकिस्तानियों को घरों की सहूलत देने की स्कीम, मेरा पाकिस्तान मेरा घर। कर्जा स्कीम का एक खुशाइंद पहलू ये है कि हालिया महीनों में कौमी और निजी बैंकों ने इंतहाई आसान और कम से कम वक्त पर कर्जा जात का अजरा शुरू कर दिया है। एक आम आदमी के लिए मुश्किल ये थी कि बैंकिंग का सारा सिस्टम अंग्रेजी ज़बान में था, जिससे बहरहाल अवाम की अक्सरियत नाआशना है। वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर जिक्र भी किया है कि बैंकों को कर्जा देते हुए उर्दू ज़बान में बात करनी चाहिए। इस हवाले से स्टेट बैंक ने भी माजी के मुकाबले में मुतासिर कुन इक़दामात किए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है
अब तक 260 अरब रुपए की दरखास्तें आई हैं और 32 अरब हाउसिंग की मद में दिए भी जा चुके हैं। इससे भी बढ़कर खुशाइंद बात यह है कि 20 लाख रुपए के कर्जे लेने वालों को 11,000 माहाना किस्त अदा करनी होगी। पाकिस्तान में हाउसिंग के शोबे में पहली बार इतना बड़ा इनकलाबी कदम उठाया गया है, मगर अभी इसके लिए एक लंबा सफर तय करना होगा कि 1 करोड़ घरों का वादा एक बड़ा टारगेट है। जी शेखानी साहब, बात के बारे में आपसे बात करूँ क्योंकि आप उसके सरबराह हैं। चलें इस तरह पूछ लेती हूँ, इतनी हुकूमतें आईं, किस हुकूमत की पॉलिसी जो थी आपको ऐसी लगती थी या लगी जिसने आपके ख्याल में आबाद को इनकरेज किया, आगे बढ़ने का मौका दिया, साथ दिया? देखें, वैसे तो सभी हुकूमत वक्त के साथ साथ चीज़ें करती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो हाउसिंग पॉलिसी और हाउसिंग के लिए जो काम किया, और एवरी वीक उन्होंने कंटिन्यू मीटिंग्स की, मतलब एक तसलसल के साथ एक इश्यूज़ को पूरे पाकिस्तान के आपने एड्रेस करना, उस लैंड को लैंड बैंक करना, डिजिटलाइजेशन करना, सर्वे ऑफ पाकिस्तान से आप पूरी उसको इंडोर्स करना। इसके अलावा डिफरेंट इदारे हैं, CDA, LDA, SBCA, डिफरेंट पाकिस्तान के प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी होते हैं, बाज़ जगह ये फेडरल सब्जेक्ट हैं कुछ हाउसिंग के, तो उन सब को एड्रेस करना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कंटिन्यू आप 100+ मीटिंग करना एवरी थर्सडे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। और उन्होंने इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया। एक सोच थी 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियां भी उससे, जब घर बनते हैं तो डेफिनेटली जॉब्स क्रिएट हो जाती है और एलाइड इंडस्ट्री भी चलती है आपकी, और इकॉनमी पे बहुत बड़ा नज़र आता है, टर्न डाउन नज़र आता है आपको, कि GDP पे आपको इफ़ेक्ट नज़र आता है अगर ये इंडस्ट्री चलती। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि इस इंडस्ट्री पे तवज्जो दें तो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री आपके साथ चलनी शुरू हो जाती है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन चीज़ें उनके साथ भी ऐसी हैं कि ये घर बनाना एक कांस्टेंट पॉलिसी है। एक गरीब आदमी को आपको देना, बैंकों को इन्वॉल्व करना, पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ कि बैंकों को आपने फ़िक्स किया कि 5% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो आपने हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को देना है, नॉट हाउस कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ ऐसी थी जो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर थी, लेकिन आम आदमी को अभी तक घर नहीं मिल सका। इसीलिए आम आदमी ये सवाल करता है, आम आदमी ये सवाल करेगा और आखिर तक करेगा कि आपने जो कमिटमेंट किया था वो क्यों कब पूरा होगा, इसलिए कि आप दोबारा इलेक्शन में जाना है आपने, आप पॉलिटिकल लोग हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा चीज़ों का। तो हमारा यही कहना होता है कि जब तक ऐसी पॉलिसी ना हो, मटेरियल बिल्डिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हम जब वर्किंग कर रहे थे तो हमने कि 2,500 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ रही थी, और हमने वर्किंग उस वक्त जब, और अब वो कॉस्ट 4,000 रुपये हो गई। तो मतलब आम आदमी बेचारा कैसे वो अफोर्ड कर सकता। तो ये इम्पोर्टेंट था और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज करनी थी। मज़ीद आपसे बातें करनी है मुझे शेखानी साहब, और मुझे ये भी पूछना अभी आपसे, ब्रेक पे जा रहे हैं, अभी ब्रेक से वापस आके मैं पूछूंगी, जब कोई भी प्रोफेशन हम ज्वाइन करने जाते हैं या जाते थे पहले, तो आपके ख़ानदान में कोई ना कोई उससे वाबस्ता होता था, रिलेट होता था, ख़ानदान ही वो प्रोफेशन को लेके आगे चलते थे। लेकिन अब ऐसा है या नहीं, इस पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं मोहसिन शेखानी साहब से बात कर रही थी कि जब भी कोई प्रोफेशन हमने ज्वाइन करना होता था तो हमारा होता था कि भाई फैमिली में कोई ना कोई उस प्रोफेशन से वाबस्ता होता था। लेकिन अब हमने देखा है कि उस तरह का ना कोई तजर्बा है, ना कोई सक्सेस स्टोरी है, ना कोई बैकग्राउंड है, बस जिसका दिल चाहा, पैसा है, ज़मीन ली, लोन लिया, घर बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, उसे सेल कर दिया। फिर इससे हमने ये भी देखा बहुत से मसाइल फिर पैदा होना शुरू हो गए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, आजकल तो प्रोफेशनलिज्म यही है कि लोग एजुकेशन ले रहे हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ लेते हैं और उस फील्ड में आ जाते हैं, और आना वैसे भी ऐसा ही होता है। पहले ये नहीं होता, पहले ये होता है कि आपकी फैमिली बिजनेस चला आ रहा होता है और उसी को आप कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो ये भी होता है। तो ये अभी जितने काफ़ी लोग हैं हमारे पास आबाद में जिनकी ये 3rd जनरेशन काम कर रही है,
मतलब सेकंड जनरेशन तो नॉर्मली हमें नज़र आती है, बाज़ जगह थर्ड जनरेशन भी काम कर रही होती है और बाज़ जगह नए लोग भी आ रहे होते हैं। तो यही नए लोगों में भी पढ़ लिख के भी बच्चे आ रहे हैं, बाहर से एक्सपर्टीज़ भी लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली एक टाइम तो लगता है एक्सपीरियंस का, लेकिन ये डिफरेंस नज़र आता है। आप अगर कभी किसी प्रोजेक्ट्स में जाएं तो हमेशा आप देखें कि उनके पिछले प्रोजेक्ट्स क्या रहे, कितने प्रोजेक्ट्स है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं ना, उनसे अगर आप कोई बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। आप कहीं भी जाएं तो उसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ से पता चलेगी, जो लोग रह रहे जो हैं रह उन रहे वो हैं, पहले से बताएंगे। कोई प्रोजेक्ट्स अगर बने प्रोजेक्ट्स हुए हैं, कंप्लीट है, वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों से किस तरीके से उनका एक कांटेक्ट है, उन लोगों से आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि एक रिलेशन होता है। जब आप एक अपार्टमेंट बुक कराते हैं तो एक 3 साल 5 साल का टाइम होता है और 5 साल तक आप एक ख्वाब खरीद रहे होते हैं और उस ख्वाब को उस वक्त क्या डिलीवर हो रहा होता है वो आपको पता नहीं होता। तो वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा। तो वो एक ज़रूरी होता है, जब भी लोग घर ले तो ये चीज़ें ज़रूर देखें। मगर मोहसिन साहब, यहाँ पे ऐसा भी तो होता है ना बाज़ दफ़ा कि कोई नए प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और वो रूट से ही आप उनके साथ फिर इन्वेस्ट करते हैं और आप इंस्टॉलमेंट पे जब लेते हैं और वो आपको 5 साल या 3 साल के अरसे में आपको मिल रहा है प्रोजेक्ट और आपको फिर पता नहीं चलता कि आगे जाके क्या फेस आपने देखना है या क्या शक्ल आपके सामने आ रही है। ऐसे में फिर इंसान बहुत मुश्किल में आ जाता है ना। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, मायूसी हो जाती है। आदमी एक आपकी सारी उम्र की सारी वो उम्र जमा की पूंजी कमाई और होती आपने है जिस और तरह आप अपने चीज़ें काट के अपने बच्चों का पेट काट के दे रहे होते हैं। मतलब वो पैसे आप अपने लग्जरीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वो बचा के घर ले रहे होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों को। और मेरी सब के आपके जितने भी नाजरीन उससे ये ज़रूरी है कि जब भी घर ले तो ये ज़रूर देखें कि प्रीवियस क्या है, किस तरीके से है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई रिश्ता भी करते हैं तो आप देखते हैं ना बिल्कुल फैमिली क्या देखभाल है, करनी पड़ती चीज़ें हैं, अपने बच्चे दे रहे। तो ये इसी तरह होता है हमेशा कारोबार में, इसी तरह होता है। मैं तो सब लोगों को कहता हूँ कि आप लोग एक छोटी चीज़ भी लेने जाते हो तो इतनी बार्गेन करते हैं, सब चीज़ें देखते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर एक ख्वाब होता है और उसको थोड़ा सा देखें। डॉक्यूमेंटेशन के अलावा प्रीवियस हिस्ट्री भी देखें। सही। अच्छा, यहीं पे फिर मेरे जहन में वो सवाल आ गया जो मैं आपसे कही थी कि मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। रेड फ्लैग की बात करें, फेक जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और वो बाद में आपके सामने आती हैं। बेशक उन्होंने पहले बहुत काम किया हो, लेकिन आगे चल के जो नई कोई सोसाइटी उसको फेक है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कैसे फिर इंडिकेशन होगी या उनको उनका रोकथाम के लिए क्या आप समझते हैं कोई स्टेप लेना चाहिए और है? देखिए, स्टेप्स भी है और रोकथाम होनी भी चाहिए। ये एक सिस्टम होता है। जब एक सिस्टम चल रहा होता है, एक इकॉनमी चल रही होती है, तो 10-15% चीज़ें ऐसे आती हैं, लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, अप्रूवल्स भी नहीं लेते हैं। कोई ज़मीन लेते हैं जो बहुत कम एरिया होता है, ज़्यादा बेच देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो इसे हमारे किस फील्ड में तरह होती है। आइडेंटिफाई करेंगे हम? इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है हमें। जाएं जब ले रहे होते हैं तो एनओसीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, हम अप्रूवल्स लेते हैं, इदारों से साल लग जाता है, यूटिलिटी एजेंसी से हम लेते हैं। उस प्रोजेक्ट की एनओसी में लिखा हुआ होता है कि नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट, नंबर ऑफ़ फ्लैट्स, वो सारी चीज़ें होती हैं। और अब तो बहुत अच्छा है, ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है। बराह रास्त तो आपसे बात नहीं करना चाह रही थी नस्ला टावर पर, लेकिन ओवरऑल बड़ी तादाद में ये भी एक हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिसमें आपने खुद बताया जिनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके सभी जो हैं उन्होंने ही सब ये करा होगा, लेकिन अक्सरियत के बारे में कहा यह जाता है कि भाई कुछ ये कि किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल सोर्स हो या फिर कोई जान पहचान हो, उसकी वजह से ये सब हो जाता है। तो ऐसा क्या है? जब अप्रूवल अथॉरिटी होती है, एक बुक लगी हुई है, वो एक्ट है जिसमें आपका सारी डिटेल होती है, SPCA 1979 का। उसी के तहत ही अप्रूवल कोई भी इसके अलावा नहीं दे सकता, कितनी भी उसकी जान पहचान हो। चीज़ें आपको वही मिलती हैं जो उस किताब में लिखी हुई हैं। लेकिन उसके बाद वायलेशंस चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से इश्यूज जो ये आ हमें जाते फिर हैं। देखने में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि भाई इस तरह फिर बिल्डिंग्स गिरा दी जाती हैं और फिर लोग जिनका पैसा लगा हुआ है इनडायरेक्टली, चलें आप इस बात को समझ रहे होंगे मेरी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि क्या ऐसे में लोग कहाँ जाएं? सफ़र तो लोग ही कर रहे हैं ना फिर। ऑफ कोर्स वो आम आदमी कराची का, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, फिर वो यहाँ पाकिस्तान के ये लोग। शटडाउन वाली बात, तो हमें तो बाज़ जगहों पे आज ये कंडीशंस है कि हमारी परमिट की अगर वैल्यू नहीं है, हम गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि एक परमिट हमने ले लिया तो गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल। पूरी दुनिया में ऐसा होता है।
और पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन होती है, हमें महकमों में नहीं जाना पड़ता। अब तो पूरी दुनिया, आप गूगल पे देखें, एक आपको एड्रेस चाहिए होता है, आप वो बिल्कुल, आप करते गूगल हैं करते और हैं, गूगल आपको करके उसके घर पे और अब पहुंच ज़्यादातर जाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम ही सब हो गया है। वो सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो हमें भी बहुत ज़रूरत है चेंज करने की, और इन चीज़ों पे हमारे इदारों को भी बहुत ज़रूरत है, ख्वाह वो एंटी करप्शन हो, FIA हो, नैब हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनको भी देखना है कि ये आम आदमी को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। हम लोग तो आम आदमी के पैसे यूज़ कर रहे होते बिल्कुल। हैं और उनके ख्वाब बना के दे रहे होते हैं। हाँ, जहाँ हमारी गलती है आप बिल्कुल कहें, लेकिन अगर परमिट कोई अगर किसी को नहीं पद बोले कहेंगे, तो हम तो खुद शटडाउन इसीलिए किया है, हमने किसी से कुछ शटडाउन में मांगा नहीं है कि अब हमें ज़मीन दो, पैसे दो, हम तो कह रहे हैं कि कानून दो। वो मगर, कानून तो यहाँ मांगना पे, हर पाकिस्तानी का मोहसिन राइट है। साहब, शटडाउन में इस वक्त काम तो रुक गया है ना, काम रुका है, तो उसके बाद फिर यही वाली बात आ जाती है कि जैसे अभी आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा कि जब हम कोई प्रोजेक्ट पे जाते हैं, या वज़ीर आज़म की उससे मिसाल आपने दी कि प्रोजेक्ट जब बनना शुरू हुआ उसकी ये प्राइस थी, फिर जब टाइम गुजरा 1 साल ऊपर हो गया, जो 3 साल में देना था वो 4 साल में हो गया, हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई, फिर सफ़र कौन कर रहा है? आम आदमी करता है, आम तो आदमी यहाँ कर पे रहा अब ये होता जो है। शटडाउन है, इससे भी आम आदमी ही इस वक्त जो है देखें, डेफिनेटली, तकलीफ में है। लेकिन हम तो आम आदमी को ही सिक्योर करने चाह रहे हैं ना। हम क्यों शट डाउन कर रहे हैं कि अगर इस परमिट की वैल्यू नहीं है और इस आम आदमी को बाद में सफ़र करना है, तो आज हम क्यों ना ऐसा कानून बना लें कि इन लोगों के लिए आसानी हो जाए। हम तो सिंध गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से जी। हम ये कह रहे हैं कि आप कानून बना दें, एक दफ़ा अगर आपने परमिट दे दी तो उसको और कोई आप सबको समझ भी आ जाता है कि भाई ये वाला है, ये तमाम ये कानून है, इसको लेते हुए चलना है, आगे फिर कोई इश्यूज भी फिर नहीं आएंगे इस नहीं आएंगे। ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, जो एक NGOs आके, कोई और लोग आके खड़े हो जाते हैं। प्रोजेक्ट हमारे रोडों पे है, आम पब्लिक को नज़र आ रहा होता है और ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं बिल्डर इसमें क्या कमा रहा है। हर आदमी इस मुल्क में आपके कारोबार में हिस्सा मांगने की कोशिश करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप आज किस दौर में हैं, हम वो पत्थर के दौर में तो नहीं है, टेक्नोलॉजी के दौर में। हमें क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए? टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। आपको अपना एड्रेस पता होना चाहिए, आपके अपनी प्रॉपर्टी है तो ऑनलाइन आपको पता होनी चाहिए, कोई और आपकी प्रॉपर्टी ना बेच दे। DHA वगैरह में आप देखें, लोग क्यों सिक्योरिटीज़ फील करते हैं? ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं होता, आपके टाइटल को कोई इफेक्ट नहीं होता, तो DHA में हम तो चाह रहे हैं सब जगह ऐसा काम हो। हर जगह एडवर्टाइजमेंट है, चाहे वो प्रिंट मीडिया ले लें या आप सोशल मीडिया ले लें, हर जगह पे हमें बहुत ही अच्छे, दिलफरेब, पुरकशिश प्रोजेक्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत आसानियाँ भी पैदा कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी आसानी जो मुझे लग रही है कि बैंकों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया है कि लोग बआसानी उनसे लोन लेके किसी भी प्रोजेक्ट में अपने घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, बैंक्स के हवाले से कितने वाकई हेल्पफुल हैं? देखिए, पूरी दुनिया में इतने इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं बैंक के कि पहला घर तो फ्री ऑफ चार्ज बैंक देती है, गवर्नमेंट करती है उसका। और पूरी दुनिया में बैंक पूरी, मतलब आप समझिए कि उसके बगैर हाउसिंग हो ही नहीं सकती। जिस तरह मॉर्गेज आपका जो गाड़ी होती है, ये चीज़ें सब बैंक के थ्रू ही होते हैं। तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बैंकों को मतलब मजबूर करके बिठा के, इसलिए कि वो लोग भी डरते थे अपने टाइटल से। वो लोग सिर्फ रिस्क फैक्टर होता है कि कल कोई प्रोजेक्ट रुक जाएगा, कल कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बैंक के पैसे हो जाएंगे। तो उसकी सिक्योरिटीज़ के लिए ये सारे कानून बनाने की बात कर रहे हैं हम। बैंक ऑन बोर्ड है और बैंकों से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। शेखानी साहब, आम आदमी ने आज भी सफ़र कर रहा है, पहले भी बहुत सफ़र किया हाउसिंग के मामले में ख़ास तौर से। पहले हम सुनते थे कि एक शख्स अगर घर बनाना चाहता था वो बहुत मकरूज़ हो जाता था और फिर वो कर्ज अदा करते करते ही जो है उसका वो घर बनाने का ख्वाब भी पूरा नहीं होता था। घरों को बनाने के लिए लोग मकरूज़ होते थे, अदा नहीं कर पाते थे, इंस्टॉलमेंट नहीं होती थी। लेकिन अभी आपने ख़ुद भी कहा कि आसानियाँ हो गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पहले के मुकाबले में क्या वाकई अब घर बनाना आसान हो गया है? क्या ये ख्वाब अपनी ज़िंदगी में हम पूरा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जब आपके पास 25% पैसे हो और आप कोई रेडी प्रॉपर्टी भी लेने जाएं और कंप्लीट है तो बैंक आज आपको फाइनेंस कर देगा। लेकिन उसके लिए बैंकों की शर्तें अपनी जगह है कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए और आप रीपेमेंट भी कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि कोई भी बैंक लोन देगा तो वो सारी चीज़ें देखेगा। लेकिन
इंटरेस्ट रेट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 5% आपको कर दिया है। अगर 1 करोड़ से कम का 60 लाख रुपए का घर है तो 3 से 5% के दरमियान इंटरेस्ट रेट है, और ये एक आम आदमी को फैसिलिटी है। आप अगर ये घर लेते हैं तो जो बैलेंस पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भर रही है। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है कि इंस्टॉलमेंट आपकी रीच में आ जाती है। नहीं तो नॉर्मल आप लेने जाएंगे तो 14% 15% पे आपकी इंस्टॉलमेंट आपके रीच पे ही नहीं आएगी। आपको 5% में मिलने का मतलब है कि बाकी चीज़ें गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है गवर्नमेंट का। मैं समझता हूँ आम आदमी के लिए, ये बिल्डर के लिए नहीं है, ये आप लोगों लेने वालों के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंस्टॉलमेंट उस तरीके से 5 साल का आपको शेड्यूल मिल जाएगा और आपकी कम इंस्टॉलमेंट जाएगी। एक इंस्टॉलमेंट आपकी 5,000 जानी है और अगर वो 14-15% है तो 15,000 जानी, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले जो मुझे थोड़ा क्लियर हो रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी लगा कि मैं भी बहुत जल्द अपना घर बना सकती हूँ। तो मोहसिन साहब, ये बताइए कि अब मुझे थोड़ा क्लियर करें कि जो इदारा है जिसके थ्रू हम किसी प्रोजेक्ट में घर ले रहे हैं, लोन वही दिलवाएगा हमें? बाज़ जगहों पे वो दिलवाता है, हाउस बिल्डिंग वगैरह होती है तो हमें डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन आजकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत आ गए हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो प्राइस है वो भी कम है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल आदमी अपनी लोन खुद जाके अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर सकता है ताकि उसके लिए आसानी हो। आपको पता होगा, आज अपने सर्टिफिकेट आप अपने बैंक को देंगे, मैं घर लेना चाहता हूँ, तो वो आपको बताएगा कि आपको हम 50 लाख दे सकते हैं, 1 करोड़ दे सकते हैं, 2 करोड़। तो फिर आप उस तरीके से उस इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे जिसकी रेडी प्रॉपर्टी है, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। सही। अच्छा, अब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, अमूमन हमने देखा है चाहे गाड़ियाँ हों, घर हों, एक इंडिविजुअल जो है वो जब बनाता है तो उसको हर चीज़ का जो है अप्रूवल लेनी पड़ती है, चाहे वो केडीओ से हो या तमाम जो मरहले हैं उनसे गुजरने पड़ता है। लेकिन बहरहाल अब ये तो आसानी हो गई है कि जब हम कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें हम कोई घर लेते हैं या अपार्टमेंट लेते हैं, तो ये तमाम अप्रूवल शायद, मुझे अभी आपसे पूछना है, मुझे लगता है कि वो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। क्या यही सब वो सारे प्रोसेस जो हैं वो आप लोग ही करते हैं? देखिए, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स, अब जो कंप्लीट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो बैंकों के पास ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं। हमारे काफ़ी बैंक ऑलरेडी लोन दे चुके होते हैं। जब एक बैंक एक बिल्डिंग पे अप्रूवल देता है तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन देख लेता है कि उसकी तमाम चीज़ों की अप्रूवल ली हुई है या नहीं ली हुई, और वो आपको बताता है कि ये प्रोजेक्ट में आप ले सकते हैं। तो बैंक खुद भी काफ़ी चीज़ों को देख रहा होता है, और काफ़ी बैंक एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट में लोन दे देते तो वो दूसरे देने के लिए तैयार होते हैं। तो तकरीबन आप समझे, हमारा एक प्रोजेक्ट है तो 7-8 बैंक उसमें ऑलरेडी दे चुके हैं। तो 7-8 बैंकों में आप जाके अगर कहेंगे कि मैं ये प्रोजेक्ट में लेना चाहता हूँ, तो वो आपको वैल्यूएशन करेंगे कि हाँ इतने पैसे, सपोज़ वो 1 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट है तो वो कहेंगे कि 60 लाख रुपए हम आपको लोन दे सकते हैं। तो आप देखेंगे करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, 60 लाख आपको मिल रहे हैं। आप हमारे पास आएंगे, बोलेंगे ये मेरे अप्रूवल है और मैं ये 40 लाख रुपए आपको कैश देना चाहता हूँ और 60 लाख रुपए रेडी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो इस तरीके से ये रेडी का है, और रेडी में आपको कैश ही देना पड़ता है। जैसे आपको 40 लाख रुपीस आप कैश देंगे, 60 लाख रुपीस फिर लोन होगी, और फिर वो आपका इंस्टॉलमेंट चलता रहेगा। आपको बुकिंग का और वो प्रोसेस अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं। और जब बुकिंग के लिए जाएंगे तो हम उस प्रोजेक्ट को पहले अप्रूव कराएंगे। उसमें लिखा होता है कि ये बैंक से अप्रूव है, और आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं। तो बैंक ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट को वेट कर चुका होता है और वो बनता है उस हिसाब से, पहले हमें लोन देता है और जब कंप्लीट होगा तो वो इंडिविजुअल्स को ट्रांसफ़र कर देगा, इसलिए कि उसका रिस्क फैक्टर नहीं होता, वो डेवलपर्स का या बिल्डर का होता है। फिर अल्टीमेटली वो आम आदमी को पहले से ही आप अप्रूव होते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में इतने लाख रुपए लोन मिल सकती है, बाकी आपने इंस्टॉलमेंट में देने होते हैं। आप अपनी इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हो, बाकी हम चीज़ों को। और वो कितनी आसान आप करवा सकते हैं, वो आप आपकी सैलरी इनकम, आपकी जो सर्टिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करती है। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है मोहसिन साहब कि आपने जिस तरह अगर आपने अपनी आसानी के लिए कोई इंस्टॉलमेंट करवाई हुई है और आपको मुश्किल हो रही हो और उससे भी आप थोड़ी लो करवाना चाहें तो हो जाता है, या आप हाई तो मुझे पता है वो तो आप एक यकमुश्त भी दे सकते हैं ना, ये लें जी कैश ले लें? और
आपको? डेफिनेटली देखिए, बैंक भी इसी तरह होता है जिस तरह वो चीज़ें ले रहे होते हैं। आप उनको अगर कोई एक आध साल कोई आगे पीछे होती है तो आप उनको एप्लीकेशन देते हैं, वो वेट करते हैं इन चीज़ों को, और वो उनके भी आप क्लाइंट होते हैं, और उनके ऐसे लाखों क्लाइंट होते हैं, तो वो भी इसी तरह बेहतर जहाँ कर सकते हैं वो आपके साथ होते हैं। अच्छा, ये भी हकीकत है शहानी साहब, और हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि गुज़िश्ता जो चंद साल हैं उसमें अगर लाखों नहीं तो हज़ारों लोग जो हैं अपने घर के मालिक बने, तो आप क्या समझते हैं, क्या यही वजह है कि जो प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हो गए, सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई, उसकी वजह से लोगों की रसाई जो है घर के हसूल में आसानी हो गई लोगों को? देखें, जब गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है तो वो उसकी चाहत होती है कि जो लीगल काम है वो मैक्सिमम हो, ताकि इलीगल काम बंद हो जाए, और उनका भी चाहत होती है कि बेहतर हम चीज़ों को कर सकें और हम सप्लाई लाइन बेहतर कर सकें। जब गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई लाइन बेहतर होती है तो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हो रही होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी एक्टिविटीज़ पूरी चले ताकि एलाइड इंडस्ट्री, लोगों को जॉब मिल सके। ये सारी प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की भी होती है, और इस गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जवाब देना होता है आम आदमी को दोबारा इलेक्शन में जाके, और जो नहीं करता उनको भी आपको पता है कि फिर लोगों का रिस्पांस भी उसी तरह आता है। तो गवर्नमेंट पे बहुत बर्डन तो होता है, और होना भी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने कही है वो पूरी भी करनी चाहिए, इसलिए कि आवाम तो पूछेगी उनको। अच्छा, लोग अभी भी ये सोचते हैं कि जैसे बैंक से लोन लेना, अगर आप इंडिविजुअली खुद कर रहे हैं और अगर कोई घर बनाना चाहते हैं तो आप लाइक कोई प्रॉपर्टी, आप कोई ज़मीन लेते हैं जाके, प्रोजेक्ट से हट के बात करते हैं, सोसाइटी से हट के बात करते हैं, तो उस वक्त आपको सबसे मेन चीज़ क्या देखनी चाहिए अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना जा रहे हैं और कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं? लैंड डॉक्यूमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी प्लॉट ले रहे हैं कराची में, डिफरेंट इदारों का होता है, कहीं केएमसी होती है, कहीं केडीए होती है, कहीं एमडीए, कहीं एलडीए, डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं। ये लोकल अथॉरिटीज़ हैं, फेडरल के भी सोसाइटीज़ होती हैं, उसकी ज़मीन होती है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन किसी लॉयर को दिया करें, कोई वकील से वेट कराए करें, खुद जाके ऐसा ना ले लें, बाद में परेशानी होती है। जान पहचान पे वरना लोग नहीं हो जाते करें हैं बहुत आप, ज़्यादा कोई इस तरह की चीज़ों में। कारोबार में दुनिया भर में नहीं होता, वहाँ लॉयर टू लॉयर चीज़ें परचेज होती है ताकि आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो। पास लोग समझते हैं मुझे सस्ती मिल रही है, क्यों तुम्हें सस्ती मिल रही है? क्यों तुम्हारे सर पे कोई ताज है? जो चीज़ सस्ती मिल रही है इसका मतलब कोई ना कोई फ्रॉड है। तो आप अपने वकील को लॉयर करें और उसको ये प्रॉपर्टी दें। बिल्कुल, आपने सही बात कही। अच्छा, एक चीज़ ये कि अभी आपने कहा कि लॉयर, और वाकई मैंने पहले भी बहुत से हमारे जो गेस्ट आए उनका भी यही कहना है कि कभी इंडिविजुअली अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि दोस्ती रिश्तेदारी की बेस पे ना करें। जैसे रिश्ते कर देते हैं, आपने शुरू में भी ये बात कही कि रिश्ते करते हैं, जब भी जांच पड़ताल की जाती है, देखा जाता है बाकायदा एक दूसरे के बारे में, ख़ानदानों के बारे में, तो उसमें भी ज़रूरी है कि अगर आपको खुद समझ नहीं आता तो कोई लॉयर कर लें। अक्सर लोग कहते हैं कि लॉयर को फ़ीस देना, फंस जाएंगे, वो उस वक्त से के लिए आसानी है कि कल को जो आपको मुश्किल हो। क्या कहेंगे आप? 101% पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। देखिए, लॉ फर्म का काम है आपके डॉक्यूमेंट का वेट करना। जी। आपको नहीं पता कि वो अथॉरिटीज़ में क्या है, वो जाके उनका लॉयर देखता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक जायदाद लेना, ख्वाब देना, और कहीं फंस ना जाए आप लोग। कल वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, कल उसका नक्शा पास नहीं होगा, बाद में परेशान होंगे। कल वो कच्ची आबादी कहीं इंक्रोचमेंट में आपने ले ली तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये ज़रूरी है कि इन प्रोफेशनल्स फर्म्स को देना चाहिए काम कोई भी। अच्छा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बेहतर है कि बाद में जो मुश्किल में फंसे, और मैं भी यही बात कर रही थी कि बाद में मुश्किल में फंसने से बेहतर है कि अभी आसानियाँ पैदा करने के लिए एक बार मुश्किल में फंस जाएं, फ़ीस दे दें लॉयर की। अच्छा, ये एक और बात जानना चाहूँगी कि आप कह चलें आबाद की बात कर लेती हूँ कि आबाद में ऐसा है कि अगर आप, वो तो खैर आप लोगों का तो नाम इतना बड़ा है, आप आंखें बंद करके लोग इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं, लेकिन क्या आप लोग भी लॉयर जो है अगर उससे बात करना चाहें, मिलना चाहें, फराहम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और करना भी चाहिए, और आंखें बंद करके बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कहीं भी। मैं तो ये कहूँगा, इसमें क्या फ़र्क है? आप कोई फ़ीस दे के अपनी वेट करवा लेते हैं, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। आजकल तो हम खुद भी परेशान हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हुए भी हम परेशान हैं, तो वो चीज़ें भी बड़ा इफ़ेक्ट कर जाती है। तो नहीं, आपको बिल्कुल कहीं भी, जहाँ भी आंखें नहीं बंद कहीं करनी बंद नहीं करनी चाहिए। जब आप अपने पैसे लगा रहे हैं तो आंखें खुली रखें, और आप ये समझें कि आपके लिए कोई स्पेशल नहीं है।
सब बैलेंस से बराबर है। कहीं अगर कोई आपको बता रहा है कि ये आपको अलग से मैं सस्ती चीज़ दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कहीं कहीं धोखा ना दे कहीं रहा कोई है, मसला धोखा है दे कि रहा आपको है। आखिर क्यों दिया जा रहा है। ये तो खुद ब खुद ही जो है इंसान एकदम सोच में पड़ रहा है, हमें क्यों इस तरह होता है। नहीं, वो सोचता है मैं किसी को बताऊं नहीं, ये मुझे ही मिल रहा है, मैं ले लूं, कहीं रह नहीं हाँ, जाऊं। ऐसी भी सोच होती है, ऐसी बिल्कुल सोच होती है, वो सोच आपको इफेक्ट करती वो है। सोच खत्म करके आप ये वाली सोच लेके आए कि भाई मेरे साथ ही क्यों, कोई ना कोई बात होगी, पहले पता कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और आपके बारे में, आबाद के बारे में, आपके इदारे के बारे में मैं यही कहूँगी एक बार फिर से कि इनका बहुत बड़ा पाकिस्तान में, वतन अज़ीज़ में घरों की तामीर और प्रॉपर्टी के लोगों को गाइडेंस के बारे में बहुत कंट्रीब्यूशन है। और आप लोगों से मैं कहूँगी, अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल ऐसा जो आप समझते हैं कि मुझे करना चाहिए था और मैंने नहीं किया, अपने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर करूं, तो आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे ईमेल एड्रेस पे। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।